मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने एक वर्ड लिखा है, देयर इज नो कंपैरिजन इन मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का कंपैरिजन अलाउड नहीं है। जैसे रियल नंबर में हम लोग कंपेयर करते हैं 4 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये एक अरेंजमेंट है, कोई रियल नंबर नहीं है। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिख दिया है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, और ये मैट्रिक्स हमने लिख दिया है 2 इंटू 3 ऑर्डर का। ये दोनों में ये ग्रेटर ये लेस ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। अगर दोनों का ऑर्डर भी सेम होता तो हम ये नहीं बोलते कि ये ग्रेटर है या लेस है, मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट मैट्रिक्स में नहीं है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग आते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन यह आता है कि दो मैट्रिक्स जो है इक्वल है, इक्वलिटी की बात करते हैं, टू मैट्रिक्स आर इक्वल। तो अभी मैंने बोला कि कंपैरिजन अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने इक्वलिटी का बात कर रहा हूं। इसका मतलब अगर टू मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मैट्रिक्स आइडेंटिकल है, दोनों मैट्रिक्स सेम ही है। जैसे अगर मैं लिख दूं पहले यहां पर कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास A11 A12 A21 A22, और यहां पर मैं लिख दूं कि B11 B12 B21 और B22, ये दोनों मैट्रिक्स, इसका सिंबल मैं A दे देता हूं मैट्रिक्स और इसका B, मैं बोलूं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसको आइडेंटिकल होना पड़ेगा, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। ये दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सेम होने पड़ेंगे, पहला पॉइंट। तो चलिए यहाँ पर 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का है। पहला एक कंडीशन हुआ कि अगर टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। दूसरा पॉइंट कि करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस का एलिमेंट होता है वो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग ये होता है समकक्ष, ठीक है। जो एड्रेस का एलिमेंट यहां पर है उसी एड्रेस का एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स में इक्वल होगा। जैसे मैं बोलूं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 है, तो यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 11 इक्वल होगा। दूसरा A12 इक्वल होगा B12 का, और A21 इक्वल होगा B21 का, A22 इक्वल होगा B22 का। अगर मैं फिर इसमें रिपुट करूं वैल्यू, B11 की जगह A11 पुट करूं, तो यहां पर A11 होगा, यहां पर A12 होगा, यहां पर A21 होगा, यहां पर A22 होगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया। मतलब ये प्रूफ हो गया कि अगर टू मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब वो इटसेल्फ अपने आप से कंपेयर कर रहा है, किसी अनदर मैट्रिक्स से उसका कंपेरिजन नहीं हो रहा है। ये पॉइंट था। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पर। हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हम सिंपल से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एक होता है, फर्स्ट टाइप में रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए इसका नाम ही है रो मैट्रिक्स, इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। रो मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है सिंगल रो हुआ, ओनली वन रो बट मोर देन वन कॉलम, ओनली वन रो बट मोर देन वन कॉलम। जैसे मैं ऐसा लिख दूं 1 2 3 4 ऐसा। तो अगर देखा जाए इसमें तो 1 रो है और 1 2 3 4 कॉलम है, इसको बोले हम लोग रो मैट्रिक्स। इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है। सेकंड मेरे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो अब तो आपको खुद ही लग गया होगा, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ओनली वन कॉलम बट मोर देन वन रोज। जिसे हम ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो अगर देखा जाए इसमें 1 2 3 4 5 रो है और सिंगल कॉलम है। देखिए ओनली वन कॉलम है और एक से ज्यादा रो है, इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम दिखाई दे रहा है, इसको कभी कभी हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, किसी बुक में वर्टिकल मैट्रिक्स भी इसे बोला जाता है। इरेज कर देता हूं।
थर्ड में हम लोग पढ़ते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, नल मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, यहां पर ऑर्डर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो, उसको हम लोग बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जीरो। जैसे मैं ऐसा लिख दूं, जीरो 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 जीरो, ये 3x3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स हुआ। अगर मैं लिख दूं ऐसा जीरो जीरो जीरो, ये मेरे पास जो है 3x1 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स हुआ। सिंपल है, सारे एलिमेंट जो है जीरो हो जाए उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट ये है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, जीरो मैट्रिक्स जो है, यहां पर मैंने जो लिखा है जीरो मैट्रिक्स, डिनोटेड बाय कैपिटल O। ये एक सिंबल है जिससे हम लोग जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि कहीं भी मेरे पास O लिखा गया है, इसका मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका सारे एलिमेंट जीरो। फोर्थ में हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही लग रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने लिख दिया, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो इसमें दोनों मैच कर रहे हैं 3 3, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको ऐसे बोला जाता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, इसलिए बोल दिया गया। 3x3 नहीं भी बोल के अगर 3 ऑर्डर बोलते हैं तो ये बोलने का तरीका है, प्रोटोकॉल है कि हमें पता है कि मैं बोल रहा हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होता है, और मैंने 3 बोल दिया, इसका मतलब रो और कॉलम दोनों 3 है। अगर मैंने कहीं ऐसा लिख दिया 1 2 3 4, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 into 2 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर, मतलब इसमें रो और कॉलम तो इक्वल होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, ऐसे भी बोलने का इसका कंसेप्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग सब टाइप पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का अब टाइप पढ़ेंगे हम लोग, कि अभी तक तो हम लोग मैट्रिक्स के टाइप पढ़ रहे थे, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में सब टाइप पढ़ेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, उसके अलावा वो क्या क्या हो सकता है। चलिए, पहला पॉइंट मैं आता हूं इसमें, फर्स्ट एक इसके पहले हम लोग टाइप में ही एक पॉइंट आता है, डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन किया गया है। मतलब डायगोनल एलिमेंट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो दूसरे टाइप के मैट्रिक्स में जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसमें डायगोनल एलिमेंट का कंसेप्ट नहीं होगा। मतलब डायगोनल एलिमेंट वेल डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर मैं किसी भी ऑर्डर का मैं लिखता हूं, लेट ए इज 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। मेरे पास 3 ऑर्डर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसे ए से डिनोट किया। मैं इसका एलिमेंट सिंबल में लिख देता हूं 1 1 A12 A13 A21 है A22 A23 A31 A32 A33, ये 3 into 3 ऑर्डर का। तो देखिए, अगर मैं स्क्वायर में देखूं तो मेरे पास 2 डायगोनल दिखाई दे रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। दिख तो रहा है 2 डायगोनल, लेकिन जो मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमें पढ़ना है उसके बारे में डिफाइन किया गया, बोला गया कि जो डायगोनल एलिमेंट है मेरे पास, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे उसको हम ऐसा लिखेंगे, Aij, if I इक्वल टू J। मतलब मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स वही एलिमेंट कहलाएंगे जिसमें I और J दोनों इक्वल होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं I, मतलब जिसमें ऐसा एलिमेंट जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ
कॉलम इक्वल हो जाए उसी को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। तो जैसे में हम यहाँ बात करते हैं, इस डायगोनल की बात करते हैं, तो देखिए इस एलिमेंट में जो है A11 नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, A22 नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, A33 नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट है। लेकिन थोड़ा इसको आते हैं, दिख तो रहा है लेकिन देखते हैं है कि नहीं। तो पहला डायगोनल एलिमेंट ऐसे हम बात करेंगे कि A13, इसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं है। इसका मतलब जब ये डायगोनल एलिमेंट का डिफिनेशन में ही नहीं फिट करवा रहे हैं तो ये डायगोनल नहीं होगा। तो बस मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स एक ही डायगोनल होता है, ये वाला हमेशा। इसी डायगोनल में ऐसे सारे एलिमेंट है जिसमें सबका एड्रेस मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। इसके साथ एक छोटा सा और कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए। इसको शॉर्टकट में डिनोट करते हैं TRA। तो इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब A11, A22, A33 ये क्या कहलाएगा हम लोग का, इसका ट्रेस ऑफ ए कहलाएगा। इस मैट्रिक्स का ट्रेस हो गया है सब। पहला इसमें 2 पॉइंट सीखने लायक है कि ये जो हम डायगोनल की बात कर रहे हैं, डायगोनल ये वही स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। दूसरे मैट्रिक्स में मतलब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल का कंसेप्ट है ही नहीं। तो जब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल का कंसेप्ट नहीं है तो फिर ट्रेस का भी कंसेप्ट जो है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं होगा। वही ये दोनों कंसेप्ट जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिए ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप में हम लोगों ने पढ़ा कि डायगोनल एलिमेंट किसे बोलते हैं। अब हम लोग फोर्थ में आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ, इसका डिफिनेशन ये हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होगा एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स having A I J equal to 0 if I not equal to J। मतलब मेरे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन दिया गया, बोला गया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ए आई जे इक्वल टू 0 कब, जब मेरे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। मैंने क्या लिखा है, ए आई जे 0 इफ अगर दोनों नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो पहले तो यहां पे इक्वल, इसकी बात छोड़ देते हैं। A12 इक्वल नहीं, इसको मैं 0 कर देता हूं। इसे भी मैं 0 कर देता हूं तो किसका भी एड्रेस सेम नहीं है। इसे भी मैं 0 कर देता हूं, इससे भी 0 कर देता हूं, ये सारा 0 कर देता हूं, ये सारा मैं 0 कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर 1 0 0 0 3 0 0 0 4 फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकंड में मैं लिख देता हूं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। एक और मैं ले लेता हूं एग्जांपल, ठीक है। एक और मैं यहां पर स्पेस है, एक एग्जांपल ले लेता हूं 3 0 0 3 2 into 2 ऑर्डर। अच्छा, इसमें आते हैं, ये तो ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सारे एलिमेंट 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये तो डायगोनल एलिमेंट से 0 हो गया, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। देखिए, जो डेफिनेशन दिया गया है डायगोनल मैट्रिक्स तो बोला गया है स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे 0 इफ
ये इक्वल नहीं है तो जीरो होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा। डायगोनल एलिमेंट के अलावा अगर सारे एलिमेंट जीरो हो तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर ये तो नहीं बोला गया कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहां पर जीरो नहीं हुआ फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, यहां पर ये जीरो है तो हमें बस ये देखना है कि इसको आंख बंद करके ऐसे कर लेंगे। अब देखेंगे बाकी एलिमेंट जीरो है, ये क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ये इसको हटा कर देख रहे सारे एलिमेंट जीरो है तो ये जो है डायगोनल है। जीरो नहीं भी रहता फिर भी डायगोनल होता, और जीरो हो गया फिर भी डायगोनल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। बस हमें क्या देखना है कि डायगोनल एलिमेंट को हम हटाएंगे, बाकी जो है एलिमेंट अगर जीरो हुआ तो डायगोनल है। अब डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इस केसेस में जीरो है तो डायगोनल है, इस केसेस में जीरो नहीं है फिर भी डायगोनल है। और इसी तरह यहां भी कि अगर दोनों एलिमेंट इक्वल है डायगोनल का, फिर भी एक सेट में सारे जीरो है फिर भी डायगोनल हुआ। तो ये डायगोनल का मतलब हुआ कि जो ऐसा एलिमेंट जिसका रो और कॉलम इक्वल नहीं है वो सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में बोला गया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें ए आई जे जीरो आई नॉट सेम जो मेरे पास डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन था वो तो है नहीं, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड और आ जाता है कि ए आई आई जितने भी मैट्रिक्स है एलिमेंट है ए आई आई का, ठीक है, वो सारे एलिमेंट मतलब इसको अनदर में ऐसे करते हैं ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब ये अगर यहां तक हम बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये तो डिफिनेशन पूरा मैच कर रहा है डायगोनल का कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। बस एक एक्स्ट्रा यहां पर है कि और डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल ले लूं तो ये ऐसा हो जाएगा 0 0 0 3 0 0 0 3 ये। या अगर मैं सेकंड कोई ले लूं 2 0 0 2 ये। तो देखिए जैसे सारे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दीजिए, सारे एलिमेंट जीरो है और डायगोनल एलिमेंट सब इक्वल है। तो और डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सारे इक्वल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। एक पॉइंट और आता है कि क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है? बिल्कुल, सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन वाइस वर्सा हम नहीं बोल सकते हैं कि सारे जो है डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होंगे, क्योंकि यहां पर अगर दूसरा नंबर भी रहता, अगर यहां पर 4 लिख देते तब यह स्केलर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट डिफर कर जाएंगे, लेकिन ये डायगोनल तो होगा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सारे स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका अपोजिट ट्रू नहीं होगा। ये भी जो है स्केलर मैट्रिक्स है और ये भी स्केलर मैट्रिक्स हुआ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ में, मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी जो है अगर हम बोलेंगे तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। ऑल diagonal elements are unity, मतलब 1। मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, बस इसमें क्या है सारे एलिमेंट तो इक्वल है ही। यूनिटी का मतलब सब 1 है, लेकिन इसमें बस एक ही नंबर फिक्स हो गया कि सारे नंबर्स 1 ही होगा। जैसे मैं
इसमें एक और पॉइंट है, डिनोटेड बाय आई। जिसमें यहां बात करता हूं, पहला एग्जांपल में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर के सारे एलिमेंट 0 है, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि सारा डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, और ये यूनिट मैट्रिक्स भी है क्योंकि सारा एलिमेंट 1 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल यूनिट मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स होगा, सारा स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और सारा डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब सबसे बड़ा क्लब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, उससे थोड़ा सा छोटा जो है डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, उससे थोड़ा सा क्लब जो है छोटा जो है स्केलर मैट्रिक्स हुआ, और उससे छोटा जो है हम लोगों के पास यूनिट मैट्रिक्स हुआ। एक पॉइंट यहां पर और है, शॉर्टकट में हम लिखते हैं जिसमें 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 3 into 3। तो यहां पर सिंबल ऐसे देते हैं क्योंकि हमें पता है कि यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। I3 लिखने का मतलब ये 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। अगर मैं I2 लिख दूं तो इसको ऐसे लिखूंगा 1 0 0 1, ये जो है यूनिट मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये लिख दूंगा 1, ये जो है 1 ऑर्डर का, ये जो है 1 into 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हुआ। स्क्वायर मैट्रिक्स वो है नहीं, ये यूनिट मैट्रिक्स हुआ। ये जो है ये थोड़ा एक्सेप्शन है। इस पॉइंट पर अगर हम लोग आते हैं तो एक्सेप्शन क्या है कि इसमें अगर आप बोलिए डायगोनल एलिमेंट या आप जो कुछ भी बोलिए, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा कि इस मैट्रिक्स के बारे में बताइए ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ कि नहीं, क्योंकि इसमें तो डायगोनल को छोड़कर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर जीरो हम कैसे चेक करेंगे। लेकिन ये है कि ये यूनिट मैट्रिक्स के क्लब में आता है। अब हम लोग आते हैं और बहुत सारा टाइप है मैट्रिक्स का, जो बहुत सारे प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें टाइप आता है। अभी जो हम लोग पढ़े थे कि रो और कॉलम क्या होता है, उन सारे बेसिस पर ये टाइप था मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कैसे, मैंने लिखा है लेट ए इज ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है। मैं बोलूं ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको ऐसे लिखते हैं ए डैश, ठीक है। किसी बुक में ए टी भी लिख देता ऐसे सिंबल है, किसी में ए या सी भी लिख देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिंबल है, लेकिन आपको ट्रांसपोज लिखा रहेगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसमें जितने भी रो है उसको हम लोग चेंज कर देंगे कॉलम में, करस्पॉन्डिंग कॉलम में। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, अगर फोर्थ रो है तो फोर्थ कॉलम में। मतलब जो उसका नंबर है रो में उसको हम कॉलम बना देंगे। तो ऑलरेडी अगर हम ऐसा कर देंगे तो रो जो है कॉलम हो जाएगा और कॉलम जो है रो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसका मुझे ट्रांसपोज लिखना हो तो हम आते हैं, फर्स्ट रो इसका 1 2 3 है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो कॉलम तो यहां से पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि यहां से हम काउंटिंग करते हैं कॉलम का, तो इसको फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 1 2 3। ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम बना देंगे 4 5 6। अगर ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बना देंगे 7 8 9। ये हो गया हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, कोई भी मैट्रिक्स चलेगा। अगर हमने कोई दूसरे ऑर्डर का ले लिया 1 2 3 ले लिया, ऐसा है 1 into 3 है, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम फर्स्ट को, ये फर्स्ट रो है कॉलम बना देते हैं, ये तो है 1 2 3 हो जाएगा, और इसका ऑर्डर जो है हो जाएगा 3 into 1। एक बात और है कि अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है, दोनों का ऑर्डर जो है इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे इस मैट्रिक्स में मेरे पास 3 into 3 ऑर्डर है, तो ठीक है यहाँ तो 3 into 3 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ देखिए 1 into 3 ऑर्डर का है, तो जब इसका ट्रांसपोज भी है तो 3 into 1 ऑर्डर का हो जाएगा। तो मेरे पास अगर कोई भी, मैं यहां लेता हूं, अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है यहाँ
किसी भी ऑर्डर का है, m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स बन के आएगा वो n इंटू m ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसपोज की बात हो रही है कि हम इसको ट्रांसपोज ऐसे करते हैं। सिंपल है ये, बस रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। एक चीज में और पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग किसी मैट्रिक्स में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो कैसा स्केलर होना चाहिए? नॉन जीरो स्केलर, जीरो को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, स्केलर नॉन जीरो विथ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया यहां A11, A12, A21, A22, A31, A32, 3 into 1 प्रोडक्ट। अगर मैंने कोई भी स्केलर ले लिया, ठीक है, के ले लिया, नॉन जीरो होना चाहिए के, तो अगर मैं के ए लिखूंगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो मैट्रिक्स में किसी स्केलर से प्रोडक्ट करते हैं तो जितना भी उसका एलिमेंट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट में ये स्केलर का प्रोडक्ट हो जाता है। ये फर्क था डिटरमिनेंट में क्या हो रहा था, किसी सिंगल रो या कॉलम में प्रोडक्ट हो रहा था, लेकिन यहां पर मैट्रिक्स में जो स्केलर है वो सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख देंगे के A11, के A12, के A21, के A22, के A31, के A32, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, जो प्रोडक्ट का रूल है वही तो कॉमन लेने का रूल होता है। अगर हम सारे में प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर कोई स्केलर से प्रोडक्ट किया, सारे एलिमेंट में प्रोडक्ट हो रहा है, तो जब हमें कॉमन लेना होगा किस मैट्रिक्स से, तो वो जो कॉमन जो होगा एलिमेंट या जो भी उसकी वैल्यू होगी वो सारे एलिमेंट में होना चाहिए, तभी हम कॉमन लेंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ सारे एलिमेंट से हमें कॉमन लेना होगा, क्योंकि जो रूल प्रोडक्ट का चलता है वो कॉमन का चलता है। ठीक है, जब कभी भी मुझे इससे मान लिया मुझे कॉमन लेना होगा तो हम सबसे लेंगे। ऐसा नहीं कि एक रो से कॉमन ले लिए और दूसरे रो को छोड़ दिए, नहीं, सारे एलिमेंट से मुझे कॉमन लेना होगा। अगर हम विड्रॉ करते हैं, के को विड्रॉ करते हैं इससे, तो सबसे विड्रॉ करेंगे A11, A12, A21, A22, A31, A32, ये होगा। इसके साथ साथ एक और चीजें यूज होती है जिससे हम लोग ज्यादातर स्टूडेंट जो है मिसमैच कर जाते हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में। जैसे में होता है कभी कभी हम लोग मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देते हैं डिटरमिनेंट में। इसमें A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मेरे पास कोई एक A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इंटू M ऑर्डर हमने लिख दिया। तो देखिए, एक बोला गया मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं होता है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी अलग है, डिटरमिनेंट अलग चीज है, मैट्रिक्स अलग चीज है। लेकिन एक बोला गया है कन्वर्जन के लिए कि अगर मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो अगर मुझे जरूरत पड़े एज ए उसको डिटरमिनेंट यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया डिटरमिनेंट में, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि हम किसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दें, बस हम एज ए डिटरमिनेंट यूज कर लेते हैं उसको, वही स्क्वायर मैट्रिक्स को। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमने ऐसा लिख दिया A11, A12, A13, A12, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3 ऑर्डर का है। तो अगर हम इसे इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट स्क्वायर है तो बना सकते हैं, लेकिन उसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे लिख देते हैं हम इसे। इसका मतलब हमने मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बना दिया। तो बस सिंपल सा काम है, जो मेरे पास बॉक्स है मैट्रिक्स का स्क्वायर वाला, उसको हम लोग हटा देते हैं और डिटरमिनेंट का बॉक्स यूज कर देते हैं। A11, A12, A13,
A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहां से ये जो है मैट्रिक्स में रखे डिटरमिनेंट हो गया। अब जो भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है हम लोग यूज करते हैं। इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसका एप्लीकेशन करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। जैसे मैं लिखता हूं कि ये मैट्रिक्स है, मैं इसी की बात कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे बोल दूं आपसे, यहां पर कुछ लिख दिया गया है ऐसा के ए, तो यहां बात समझिए, मेरे पास ए क्या है, मैट्रिक्स है, और हमने ए मैट्रिक्स है और उसको के से मल्टीप्लाई किया है। मतलब मेरा जो स्केलर है वो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिटरमिनेंट समझ लेते हैं, नहीं मैंने तो लिखा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ए मैट्रिक्स है उसमें के से मल्टीप्लाई किया, मतलब मैट्रिक्स में मेरा के मल्टीप्लाई हो रहा है। देन मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या बन रहा है, डिटरमिनेंट बन रहा है। इसका मतलब कि हम जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, के से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो सारे एलिमेंट में होगा, तो के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देन उसको डिटरमिनेंट बना रहे हैं, के से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, कि ए जो मेरे पास होगा उस सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा के A11 के A12 के A13 के A22 के A22 के A23 के A31 के A32 के A33 और ये डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां एकदम क्लियर मैसेज है कि ए मतलब के मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, देन डिटरमिनेंट आ रहा है। पहले ये आया, देन ये आया, देन ये आया, प्रोसेस से चलेंगे हम लोग। तो यहां पर ऐसा हो गया कि अभी भी हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में होगा। ठीक है, मैंने कर दिया मैट्रिक्स में, और उसके बाद बॉक्स मैट्रिक्स हटा के डिटरमिनेंट लगा दिया यहां पर। अब डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या करता है कि जब कभी भी हम कॉमन लेते हैं तो सिंगल रो या कॉलम से, तो हम यहां से कॉमन लेंगे पहला रो में से, तो के तो सब में है, तो के बाहर आ गया, इसमें भी के है फिर एक के बाहर आ गया, इसमें भी के है फिर एक के बाहर आ गया, के क्यू हो गया। और यहां पर क्या बच गया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ऐसा हो गया, ये ऐसा। अब देखिए, अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको डिटरमिनेंट बना दूं इस मैट्रिक्स को सिंपल, तो क्या करूंगा, इस बॉक्स को हटा दूंगा, मैं लिख दूंगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो सिंपल यहां मैं लिख सकता हूं कि 3 A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। यहां पर एक चीज आया कि जो मेरे पास स्केलर है उसका पावर 3 आया है। आखिर 3 कैसा नंबर है, तो हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 है। उतना टाइम्स अगर आप के को मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में, इसका मतलब अगर वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 रोज होगा, 3 रो में के मल्टीप्लाई होगा और 3 रो से वो कॉमन आएगा। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास यहां पर एक थ्योरी टाइप का हो गया, नोट करके मैं लिख देता हूं कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है m इंटू m ऑर्डर का, अगर मैं उसे ऐसा लिख दूं ऐसा, इसका मतलब कि k का पावर ये जो ऑर्डर जितना है उतना पावर हो जाएगा और यहां पर a आ जाएगा। अगर ये मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है तो इसका पावर 2 होगा, अगर ये मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का होगा तो इसका पावर 3 होगा, रियल मैट्रिक्स 4 ऑर्डर का होगा तो इसका पावर 4 होगा। सिंपल। तो ये है, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि आगे इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ऐसे तो क्लियर है यहां पर, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। हमसे पूछा गया है फाइंड 2a। तो सिंपल इस फॉर्मूला में देखते हैं, के की जगह 2 है तो मैं लिख देता हूं के मतलब 2। ऑर्डर इसका एक ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2 मतलब एक का वैल्यू 2 है तो 2 लिख देता हूं, यहां पर a लिख देता हूं। तो ये हो गया 4 ऐसा। और ये क्या है, डिटरमिनेंट है इसका, तो मैं सिंपल इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूं। 1 2 3 4 तो मल्टीप्लाई किया 4 और -6 -2, तो यहां रिप्लेस कर दिया 4 इंटू -2 -8 इसका वैल्यू हो गया। ऐसे इसको
अप्लाई करते हैं।